गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक और वो टॉपिक हमारा रहेगा अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो स्पष्ट फलनों का अवकलन था और स्पष्ट फलनों में और अस्पष्ट फलनों में दोनों में क्या अंतर आ रहा है पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। जैसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए थे, जो भी किए हैं, जैसे कोई फॉर्म ले लेते हैं y बराबर x की पावर x आ रही है या y बराबर sin x आ रहा है या इस प्रकार का कुछ भी जो भी आपने किया है, चाहे tan इनवर्स वगैरह का जो भी आपने यहाँ काम किया था, कि भाई 1 + x² वगैरह, इस तरह का अगर कोई भी फॉर्म आपने जो भी किया हुआ है, एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं है पर उनकी फॉर्म है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, y एक तरफ है और x एक तरफ है। ठीक है, यानी y का फलन x के रूप में पूरी तरह से सुपरिभाषित हो रहा है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर है और इन सभी फलनों को हमारा नाम हम इसको देते हैं स्पष्ट फलन। इसको हम कहते हैं स्पष्ट फलन। ठीक है, इसे स्पष्ट फलन बोल दिया। तो भाई अस्पष्ट फलन क्या होगा? दिमाग में यही बात आती है कि भाई अस्पष्ट फलन भी तो कुछ होगा। जब नाम दे रहे हैं कि हम अस्पष्ट फलन, तो वो क्या चीज़ है? उसमें जब अस्पष्ट फलन की बात होती है तो फलन इस प्रकार का होता है जिसमें x और y को आप इस तरह से पक्षांतरण करके अलग अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे एक हल्का सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आगे करूँगा। जैसे cos x की पावर y और cos y की पावर x ऐसे आ गया। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो क्या आप इसमें x और y का पक्षांतरण करके इनको अलग अलग कर सकते हैं कि y अलग आ जाए और x अलग आ जाए? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन रही है जिसमें से आप x और y का पक्षांतरण करके इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह के फलनों को हम अपना नाम देते हैं अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं और इनको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास है। तो अभी तक जितना भी काम आपने किया है, जो भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, जो भी एग्जांपल्स किए हैं, वो सारे इसके ऊपर बेस थे। अब हम काम कर रहे हैं अपना इसके ऊपर बेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, अब इसकी कैसे इनका अवकलन किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं, नंबर 8 है हमारा क्वेश्चन। cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अस्पष्ट फलन है। सबसे पहले तो जितनी भी कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ चुके हैं, उसमें जो कंडीशंस आ रही हैं, क्वेश्चन की जो कंडीशन आ रही हैं, उनको आपको ज़रूर याद रखना है। क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे तो फिर क्वेश्चन में हम लगातार बार बार कोई ना कोई तरीके लगाते रहेंगे, वो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो हम पहले इसके लिए काम करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये फंक्शन जो आ रहा है वो कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन आ रहा है x की पावर x का, है ना, चर की पावर चर। यहाँ भी चर की पावर चर है, यहाँ भी चर की पावर चर है, लेकिन इसके साथ में ये भी है कि आप x और y का पक्षांतरण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो दोनों तरफ लॉग लेने को तरीका वही रहेगा, क्योंकि ये चर की पावर चर आ रही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लिया, तो लॉग cos x की पावर y, log cos y की पावर x। ठीक है, लॉग ले लिया दोनों पक्षों में। अब लॉग का वही रूल काम कर रहा है कि ये जो y है गेट के बाहर आएगा, यहाँ से x है गेट के बाहर आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, सब जानते हैं। तो y log cos x इक्वल टू x बाहर आता है log cos y। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल काम चल रहा है। उसके बाद में ये u/v बना, ये भी अभी u/v बना, तो u/v के हिसाब से इसका डिफरेंशियल करते हैं। y को कांस्टेंट मान लिया, log cos x श्रृंखला नियम बन रहा है ना, चैन रूल बन रहा है। log cos x, log x, ये पूरा x है, log x का 1/x, फिर cos x का माइनस sin x, फिर प्लस log cos x को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट मान लिया, y का करेंगे dy/dx इक्वल टू, ये u/v बन रहा है, x को कांस्टेंट किया log x,
यानी 1/x, और x की जगह पे क्या चल रहा है cos y, फिर cos y का करेंगे तो माइनस sin y, ठीक है, ये थोड़ा माइनस sin y, फिर प्लस log cos y को छोड़ दिया, log cos y को छोड़ दिया, और ये जो x है इसका जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो हमें मिलता है 1। अच्छा एक चीज़ और, ये x को हमने छोड़ा, log cos y 1/y, y का भी होगा, तो यहाँ पर y का हो करेंगे dy/dx और प्लस फिर log cos y को कॉन्स्टेंट कर दिया और x का करेंगे तो 1, ठीक है, यहाँ dy/dx जरूर लिखिए। उसके बाद में अब देखिए इसका डिफरेंशियल हो चुका है ना, अवकलन पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जब भी आप कोई अवकलन करते थे तो लास्ट आंसर जो हमारा होता था वो dy/dx होता था, ये तो होता था। अब dy/dx आपको यहाँ से निकालना है, तो जब dy/dx आप निकालेंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, दोनों तरफ से dy/dx को एक पक्ष में लेके आइए, सब चीज़ों का पक्षांतरण कर दीजिए, लास्ट आंसर रहेगा dy/dx। देखिए कैसे होगा, अब जैसे इसमें dy/dx नहीं है, इसका पक्षांतरण कर देंगे, इसको यहाँ रखते हैं कि log cos x dy/dx, ठीक है, ये यहाँ पे है, इस वाले का इधर पक्षांतरण करते हैं तो प्लस x sin y अपॉन cos y और dy/dx। अगली स्टेप पे इसको भी tan y लिख देंगे और इक्वल टू, ये माइनस का है, इसको हटा के उधर भेज दिया तो y sin x अपॉन cos x, ठीक है, y sin x अपॉन cos x हो गया, ये यहाँ पर पहले से चल रहा है तो log cos y। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट है। अब dy/dx है, ये कॉमन आ रहा है तो dy/dx को कॉमन निकाला, अब देखिए क्या बचता है, log cos x प्लस x sin y अपॉन cos y tan y इक्वल टू y sin x अपॉन cos x tan x प्लस log cos y। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कंप्लीट है। अब हमें चाहिए केवल dy/dx, तो dy/dx के साथ में ये जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसको हटा के इधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू, पहले इसको लिखिए y tan x प्लस log cos y, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये पक्षांतरण होकर इसके नीचे जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में log cos x प्लस x tan y, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log xy x² प्लस y², इसको भी देखिए इसी टाइप से ही नॉर्मल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि dy/dx यहाँ पर 2 बार आएगा क्योंकि y है, और इसको आप वापस यही जो हमने अभी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि भाई dy/dx आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी मिलता है तो वो मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन dy/dx को आप एक जगह कलेक्ट करें, फिर उनको कॉमन निकाल दें और dy/dx हमारा आंसर होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, नॉर्मल वे में बिल्कुल जैसे काम कर रहे हैं कि log x, ये पूरा x है, ठीक है, log x का क्या होगा 1/x, तो ये 1/x हो गया। अब x की जगह पर ये वाला चल रहा है पूरा ना, log x, ये पूरा x है, पूरा ब्रैकेट x को माना है, तो log x का हो गया 1/x, उसके बाद में x इंटू y यानी u इंटू v, है ना, u इंटू v का नियम लग रहा है, तो x को हमने छोड़ दिया, कांस्टेंट कर लिया, y का करते हैं डिफरेंशियल dy/dx प्लस फिर y को छोड़ दिया है और x का करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, ये इधर वाला डिफरेंशियल कंप्लीट है। फिर उसके बाद में इधर आ जाइए, x² का 2x होता है सभी जानते हैं, y² का 2y और dy/dx, ठीक है, श्रृंखला नियम बन रहा है भाई, पहले y² का करेंगे तो 2y आएगा, फिर y का करेंगे तो dy/dx आएगा। अब देखिए
ये वाला जो 1/xy है ये यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख देते हैं, ये x अंदर जा रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/y dy/dx, ये इधर आता है, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x बचता है, ठीक है। उसके बाद में 2x, ये एज इट इज रखी अभी, 2y और dy/dx, ये भी एज इट इज रहेगा। अब इनमें से dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, दोनों को एक जगह लेके आइए, तो 1/y dy/dx ये इधर आता है, प्लस 2y, माइनस, सॉरी ये प्लस है, इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू, ये 2x है, ये उधर गया, माइनस 1/x हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। dy/dx को कॉमन निकाला तो यहाँ से आया 1/y माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1/x, ठीक है। एलसीएम कर लीजिए इनका अंदर, तो dy/dx इनका एलसीएम किया, y एलसीएम आ रहा है, ये बन गया माइनस 2y 1 माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पर x एलसीएम हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमें चाहिए लास्ट आंसर dy/dx, है ना, कभी भी आप कोई डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वहाँ पर dy/dx आंसर चाहिए, फिलहाल के अभी सिचुएशन के अनुसार, तो dy/dx रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण कर देना है, तो इसका आंसर हो जाता है dy/dx, ये वाला इधर चल ही रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है ये इसके नीचे जाएगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डिजिट है वो दोनों चेंज हो जाएंगे, तो y ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस 2y स्क्वायर, इनको थोड़ा सा सेटअप कर दिया, dy/dx इक्वल टू y अपॉन x, तो y के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2y स्क्वायर, ये dy/dx हो गया, और ये आपका आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था, इसे स्क्रीनशॉट लें इसका। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, सामने लिखा हुआ है, यदि x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन जब आप इसको कर रहे हैं तो एक चीज़ सबसे पहले देखें, जो बार बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सवाल को शुरू करने से पहले आपको उसकी पहचान का पता होना चाहिए, सवाल को देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन से तरीके से होगा। x है, यहाँ भी y है, यहाँ y है, यहाँ x है, सब मिक्सअप चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास कोई सिचुएशन नहीं है जिससे आप इसमें इसका पक्षांतरण कर दें, पक्षांतरण करने के बाद x अलग हो जाए, y अलग हो जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं है। अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, अस्पष्ट फलन होगा, और अस्पष्ट फलन के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल अवकलन कर देने हैं, सिंपल डिफरेंशियल कर देना है, और इनका डिफरेंशियल होने के बाद आपके पास आएंगे dy/dx, वो 1 2 बार 3 बार कैसे भी हो सकते हैं, उन सभी dy/dx को एक जगह ले आना है, कॉमन निकाल लेना है, और बाकी सबका पक्षांतरण कर देना है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ है बोर्ड में, पहले भी आया है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, हमें दिया हुआ है, यह है कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। इनका सबसे पहले पक्षांतरण कर देते हैं। एक सिचुएशन है थोड़ा सा ट्रिक के लिए कि अगर हम ये रूट लेके चल रहे हैं तो ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारे पास आंसर के रूप में प्राप्त नहीं होगी, और क्वेश्चन भी क्रिटिकल होगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो अगली स्टेप पे आ जाएगा x 1 प्लस वाई अंडर रूट में चल रहा है इक्वल टू, ये उधर पक्षांतरण होता है तो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स होता है। अब रूट है, रूट से ही गड़बड़ होगा, है ना, रूट क्वेश्चन को बड़ा करेगा, तो हम क्या कर देते हैं, इस वर्ग कर देते हैं तो रूट हट जाएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब वर्ग करते हैं तो ये सिचुएशन आती है एक्स स्क्वायर, देखिए इसका रूट इसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 प्लस वाई बच गया, माइनस वाई का स्क्वायर कर रहे हैं,
तो वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा, इसका वर्ग होगा तो रूट हटेगा और 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सबका पक्षांतरण करके एक तरफ ले आइए तो एक्स स्क्वायर ये है यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर है, इसको हम इधर ला रहे हैं तो इसको लिख लिया हमने यहाँ पर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई पहले से यहाँ है, ये प्लस वाला है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। देखिए, ठीक है, केवल सिंपल पक्षांतरण किया है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर वाई ये पहले से ही है, इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टर कैसे बन रहे हैं, देखिए इसके गुणनखंड बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मीन्स हुआ, साफ पता है सबको, समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस। ठीक है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक, इन दोनों में कॉमन निकलता है प्लस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से क्या बचता है, एक्स वाई अगर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स बचा, माइनस आ रहा है और यहाँ से वाई बचा, तो इसके फैक्टर बन जाते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब एक पद तो ये वाला है, ये प्रथम पद हो गया इसका, ये द्वितीय पद हो गया, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लेते हैं तो वैल्यू मिलती है एक्स माइनस वाई। आप देखिए क्या बचता है, एक्स माइनस वाई हम दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, दोनों में आ रहा है, यहाँ से बच गया एक्स प्लस वाई, यहाँ आ गया एक्स वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक मामला बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई खास काम नहीं है। अब देखिए यहाँ से आ गए दो फैक्टर हमारे पास, एक फैक्टर तो ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसको ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, तो एक बार तो ये 0 के बराबर होगा और एक बार ये वाला 0 के बराबर होगा। ठीक है, वही 10वीं क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम ये वाला लेके चलते हैं, अगर हम ये लेके चलते हैं, एक चीज़ आपने पहले भी देखी होगी और क्लास में मैंने बताई भी थी कि कभी भी दो फैक्टर एक साथ 0 नहीं हो सकते, है ना, ये बताया था मैंने 11th क्लास के अंदर कि कभी भी दो फैक्टर एक साथ 0 नहीं हो सकते, या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा। इसीलिए आप 10th क्लास में जब भी कोई काम करते थे तो उसमें लिखते थे ये 0 है या ये 0 है। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं, ये खैर हमारे काम का है नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। उसको देखिए कि अगर x माइनस वाई बराबर 0 होता है, अगर x माइनस वाई बराबर 0 होता है तो देखिए क्या होगा, इसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर y होगा, या y बराबर x लिख सकते हैं, y बराबर x लिख दिया, एक ही बात है। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो dy by dx हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या ये आपको सिद्ध करना है dy by dx इक्वल टू 1, ये थोड़ी सिद्ध करना है, सिद्ध करने का ये दिया हुआ है पहले से ही, ये आंसर हमें लेके आना है। तो ये जो सिचुएशन है इस फंक्शन की, इस फैक्टर की, ये काम में नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या हमने किया, क्या हमने किया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर एक साथ 0 हो नहीं सकते, ये बात पहले भी बताई गई थी। तो हमने पहले मान लिया कि अगर x माइनस वाई बराबर 0 होता है तो आंसर ये आएगा, तो ये आंसर तो हमें चाहिए नहीं। इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमने माना था वो गलत था। मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। सवाल के बीच में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा लिख देना है बस आपको कि x माइनस वाई 0 नहीं है, क्योंकि अगर x माइनस वाई 0 होता है तो आंसर ये वाला आएगा, है ना, और ये आंसर हमारा है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये 0 नहीं है तो फिर कौन सा 0 है, तो फिर ये वाला 0 होगा। तब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। अब इसको लेके चलना है, हमारा ये फलन तैयार हो चुका है और इसमें देखिए यहाँ से हम y का जो मान है वो निकाल सकते हैं। अभी तक ये अस्पष्ट फलन था, लेकिन यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, y को अलग कर सकते हैं, x को अलग कर सकते हैं, उससे ये स्पष्ट फलन बन जाएगा। जैसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, y x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। यहाँ से x का उधर पक्षांतरण किया और यहाँ से y कॉमन लिया, तो ये बच गया 1 प्लस एक्स, ये x उधर चला गया तो माइनस का x हो गया। ठीक है, y को अलग कर दें, मतलब इसको हटा देंगे तो y अकेला हो जाएगा, तो माइनस एक्स और 1 प्लस, ये फलन हमारे पास आता है। अभी डिफरेंशियल नहीं हुआ है, केवल ये फलन आया है।
अब आप इसका अवकलन करेंगे, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ से हम इसका अवकलन करते हैं और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हिंदी वही लिखनी है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ये अवकलन इसका y है तो y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो क्या बन रहा है ये देखिए माइनस बाहर चल रहा है, माइनस को बाहर रखेंगे, लेकिन ये u अपॉन वी बन रहा है ना, u अपॉन वी बन रहा है, तो हम माइनस को तो बाहर रख लेते हैं और u अपॉन वी के हिसाब से स्क्वायर करते हैं। तो नीचे पहले v स्क्वायर आएगा, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया, कॉन्स्टेंट मान लिया, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा और x को छोड़ दिया, फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व करिए, माइनस बाहर चली जाए, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद में इनको कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल हो गई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बचता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और आगे चल रहा है dy बाई डी एक्स। तो ये जो अभी dy बाई डी एक्स आया है इसका डिफरेंशियल तो हो चुका, अवकलन हो चुका, लेकिन आंसर ये नहीं है जो हमें चाहिए था। आंसर क्या है, पहले आप इसका पक्षांतरण करके इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू मिलती है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स, है ना, ये वाला है, इसको हटा के इधर भेज दिया तो इससे ये गुणा हो गया, बचा क्या -1, ठीक। अब ये -1 इधर आ जाता है तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, जो हमें सिद्ध करना था वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, और ऐसा कब तक चल रहा है, अनंत तक, यानी ये पावर रुक नहीं रही है, एक्स की पावर एक्स कंटिन्यू चली जा रही है, और कहाँ तक चल रही है, ये अनंत तक चल रही है। अब अगर कोई बच्चा नॉर्मली इसको देखता है तो वो क्या सोच रहा है कि भाई अभी आपने शुरुआत में ये बोला था कि y और x को आप अलग अलग नहीं कर सकते, अगर y x अलग अलग नहीं है तभी तो वो अस्पष्ट फलन बनेगा, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है कि y उधर है x इधर है, इधर y का कोई हस्तक्षेप नहीं आ रहा और उधर x का नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिचुएशन देखिए, और इसी सिचुएशन पर बेस एक क्वेश्चन अभी जो 12वीं क्लास का एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है अवकलन का ही, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें। ये x की पावर x की पावर x की पावर x अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो अनंत तक अगर कोई भी वैल्यू चल रही है तो निश्चित है कि बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और वो बहुत बड़ी वैल्यू है, और उस पूरी वैल्यू की जो सिचुएशन यहाँ पर हमने ली है उसका जो मान माना है वो मान लिया y के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत बड़ी है, अनंत तक जा रही है, अनंत तक की वैल्यू का मान हमने मान लिया y, ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए अनंत तक कोई वैल्यू चल रही है और उस अनंत में से मैं एक पद हटा देता हूँ, कोई वैल्यू है बहुत बड़ी, अनंत तक जा रही है तो बहुत बड़ी होगी, अगर वो वैल्यू बहुत बड़ी है अनंत तक जा रही है, उसमें से आप एक पद हटा देते हैं, अनंत पद बन रहे हैं ये, अनंत पदों में से आपने एक पद हटा दिया, केवल एक पद हटा दिया, तो क्या उस अनंत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए अनंत पद है, अनंत पद में से एक पद निकाल दिया, एक पद केवल, अगर एक पद निकाल देते हैं तो बाकी की ये जो सिचुएशन बची हुई है ये पूरी, क्या ये अनंत के बराबर नहीं होगी? ये भी तो अनंत के बराबर होगी। अनंत में से आपने एक पद निकाल लिया तो उस अनंत पदों पर क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो मीन्स क्या हुआ, इस पद के निकालने के बाद जो पूरे पद बचे हुए हैं उसकी वैल्यू भी y के बराबर ही होगी, और इसको हम लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये अनंत रहेगा तब तक तो आप अवकलन कर ही नहीं सकते।
दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, बस एक बार ये समझ में आया उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर कि अनंत तक पद चल रहे हैं, बहुत सारे पद हैं, x है, फिर x आ गया, फिर x आ गया, और ये कंटिन्यू चल रहा है ना, ठीक है ना। अब इस पूरे की वैल्यू को, यानी अनंत पदों की वैल्यू को हमने y के बराबर माना हुआ है, ठीक है। इसमें से आपने एक पद निकाल दिया, एक पद हटा दिया यहाँ से। अब एक पद निकल गया तो अनंत में से अगर आप एक पद निकाल दें तो क्या अनंत कम हो जाएगा? अनंत का मतलब क्या है कि उसकी गिनती ही नहीं हो पाई, वो अनंत है। अब उसमें से आपने एक निकाल दिया तो जिसकी गिनती नहीं हो पाई उसमें से अगर एक निकल गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ नहीं। तो इसका मीन ये वाली जो वैल्यू है ये भी तो अपनी अनंत के बराबर ही है। एक पद निकलने के बाद भी वो अनंत के बराबर ही है, तब भी इसका मान किसके बराबर ही बना रहेगा? y के बराबर बना रहेगा। तो एक पद निकालने के बाद भी इसका मान y के बराबर बना रहा। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अनंत तक चल रहा था। अब क्या हो जाएगा? y बराबर x की पावर y, ठीक है। अब देखिए बन गया स्पष्ट, हो गया ना स्पष्ट कि x की पावर y आ गई, और फलन के ऊपर फलन तो चल ही रहा है, तो इसका मतलब लॉग विधि का यूज़ करेंगे। इसको डाल दीजिए नंबर 1 और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लॉग लेना है। समीकरण 1 में लॉग लेंगे पहले, उसके बाद अवकलन होगा क्योंकि चर की पावर 4 आ गई। तो यहाँ लिख देते हैं लॉग लेने पर, लॉग लिया तो वैल्यू क्या बनती है? लॉग y इक्वल टू, लॉग लेते हैं यहाँ पर लॉग x की पावर y। फिर वही सिचुएशन आ रही है कि भाई लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं, लॉग y इधर आ गया, y लॉग x, इसको डाल दीजिए नंबर 1, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये नंबर 1 डाल दिया और इनका डिफरेंशियल करिए। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फिर वही सिचुएशन हिंदी आप लिख लेना यहाँ पर, लॉग y का 1/y और dy बाई dx इक्वल टू y इंटू लॉग x, मतलब u इंटू वी, u इंटू वी बन रहा है। पहले वाले पद को कांस्टेंट किया log x का 1/x, फिर प्लस log x को कांस्टेंट किया y का dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए dy बाई dx यहाँ भी आया, dy बाई dx यहाँ भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है dy बाई dx, इसको एक तरफ ले आइए, dy बाई dx को केवल एक तरफ लेके आना है, तो 1/y dy बाई dx, इसको इधर पक्षांतरण करते हैं तो माइनस log x और dy बाई dx और इक्वल टू y/x, ठीक है ना। ये वाला चल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है लेकिन पक्षांतरण हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ। दोनों से dy बाई dx को कॉमन निकाल लिया, तो dy बाई dx कॉमन आया, यहाँ आ गया, बचा क्या? 1/y माइनस log x, तो ये आ जाता है 1/y माइनस log x और इक्वल टू y/x। इसका एलसीएम करिए तो dy बाई dx, यहाँ एलसीएम होता है y एलसीएम में आ गया, 1 माइनस y log x इक्वल टू y/x। अब सिचुएशन फिर वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में बनी थी कि यहाँ पर एक y/x आ रहा है, ये एक बिन बन रही है, ये वाली एक बिन बन रही है, इस बिन को हटा के उधर भेज देते हैं। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू y/x, मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाएगा तो संख्या दोनों चेंज हो जाएंगी, y/1 माइनस y log x, ठीक है। इनको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, तो dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x, ये आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है उसी के बेस पे ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है। और ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ग्रुप में बताएंगे, फिर मैं इनका सॉल्यूशन बता दूंगा। और एक
जो अभी 12वीं क्लास का पेपर आया था, क्वेश्चन नंबर 5 और लिख लें हम इसमें कि y बराबर log x, इस तरह का एक और आ रहा था जो इसी बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, log x प्लस log x प्लस log x प्लस 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 तक जा रहा है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी फलन अनंत तक जा रहे हैं उसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई ये x इधर अलग आ रहा है, y इधर आ रहा है, तो आप ये सोचें स्पष्ट फलन है, स्पष्ट नहीं है, ये अस्पष्ट फलन है, क्योंकि जब ये सिचुएशन आप बंद करेंगे, अभी अनंत तक है तो उसका डिफरेंशियल तो हो ही नहीं पाएगा, और इस डिफरेंशियल को करने के लिए आपको इसको रोकना पड़ेगा, और रोकना है तो इसको y के इक्वल मानना पड़ेगा, और इनको आप खुद करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने स्तर पर इसकी कार्रवाई करें।